हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन चालू करते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और देखो नर जनन तंत्र में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। नर जनन तंत्र पूरा ही पढ़ लिया अपन ने। वैसे तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया पढ़ ली, उसमें अपना जो प्राथमिक जनन अंग है, प्राथमिक जनन है अंग है, और प्राथमिक जनन अंग तो पता आपको क्या होते हैं, वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इस टेस्टिस की वर्षण की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। ये कक्षा 10th का नहीं है, कक्षा 12th में वर्षण की आंतरिक संरचना पूरी, ठीक है। तो आज अपन वर्षण की आंतरिक संरचना के बारे में बेटा जी अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि वर्षण उदर गुहा से, वर्षण कोश है वो इस प्रकार से उदर गुहा से छोटी छोटी नलिकाओं से जुड़ा रहता है, छोटी छोटी नलिकाओं से जुड़ा रहता है। इन नलिकाओं को बता रहा हूँ क्या कहा जाता है, इग्वाइनल नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्वाइनल नलिका कहा जाता है, ठीक है। चलो एक बात और याद रखना, क्या कि जब बच्चा माता के गर्भ में, कहाँ है, माता के गर्भाशय में, और उस गर्भावस्था के दौरान वर्षण है वो 7 महीने तक ना उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उदर गुहा के अंदर रहते हैं। तो उदर गुहा के अंदर रहते हैं तो ये एक छोटी सी झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या नाम है उसका, ललित बता। पेराइटल पेरिटोनियम तो है झिल्ली, पेराइटल पेरिटोनियम तो है झिल्ली, क्योंकि वो टूटने वाली झिल्ली है ना। लेकिन कौन सी झिल्ली है, मीजोवीरियम नामक झिल्ली से, मीजोकीरियम बोलना है, किस झिल्ली द्वारा, मीजोकीरियम नामक पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा वर्षण उदर गुहा के अंदर जुड़े रहते हैं। कौन सी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है गर्भ के अंदर, भ्रूण के अंदर, तो उसके वर्षण है वो उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वर्षण है वो वर्षण कोश में रहते हैं, और वर्षण कोश है वो उदर गुहा से इग्वाइनल नलिकाओं द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। चलो अब ये बाहर वाला तो वर्षण कोश है, और वर्षण कोश की अपन बात कर ली थी। क्या बात की थी कि वर्षण कोश का तापमान है वो उदर गुहा की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। और क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो ये वर्षण कोश में आ गए हैं, ये वर्षण है दोनों, और ये बाहर वाला वर्षण है, कोश है, ठीक है। वर्षण कोश से छोटे छोटे तंतुओं द्वारा जुड़े रहते हैं, ये वर्षण है। और वर्षण कोश से छोटे छोटे तंतुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। बता लो किस इन तंतुओं क्या कहते हैं, गुबर नेकुलम तंतु कहते हैं, गुबर नेकुलम तंतु इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुबर नेकुलम तंतु कहा जाता है, ठीक है। चलो अभी तक तो अपन ने ये बाहर की बात पढ़ी, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, वर्षण की आंतरिक संरचना। चलो देखो, ये जैसे बना दिया अपने वर्षण, ये वर्षण के स्तर बना दिए अपन ने, सारे बना देना, ठीक है। चल वर्षण का जो बाह्य स्तर है, वर्षण का बाहरी स्तर, जैसे ये वाला स्तर हो गया, तो इसको कहते हैं बेटा जी, क्या कहते हैं, ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनलिस वर्षण का बाह्य स्तर है, ठीक है। वर्षण का आंतरिक स्तर ये क्या है, अंदर इसके भी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, अनेक सारी, इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, छोटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। वर्षण का आंतरिक स्तर, बाह्य स्तर क्या है, ट्यूनिका
वेजाइनल। अच्छा, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो स्तर है वो भी 2 स्तरों का बना होता है। 2 स्तरों का, एक तो ये वाला और ये कि अंदर वाला। एक को कहते हैं बेटा जी पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, और एक को क्या कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो स्तर है वो 2 भागों में बटा रहता है, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। और वृषण का जो आंतरिक स्तर है वो क्या कहलाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ठीक है, चलो अब देखो अपन बात करते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्तर की। कौन से की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो स्तर है ना, इसमें अनेक प्रकार की त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की त्रिभुज के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये त्रिभुज के आकार की संरचनाएं जैसे मैंने बना दी, ये त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलो इन त्रिभुजा ये लगभग 250 से 300 होती है। कितनी होती हैं, 250 से 300 होती है। ठीक है, इन त्रिभुजाकार संरचनाओं को बेटा जी क्या कहा जाता है, वर्षण मीडिया स्टेनम कहा जाता है। वर्षण के ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्तर के अंदर 250 से 300 त्रिभुजाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्षण मीडिया स्टेनम कहा जाता है। ठीक है, इस वर्षण मीडिया स्टेनम के अंदर याद रखना, इस वर्षण मीडिया स्टेनम भाग के अंदर एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और एक अंतराली उत्तक से बनी हुई कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये जैसे मैंने लिख दिया, देखो क्या लिख दिया कि ये मैंने नलिका बना दी। ठीक है, ये तो जैसे अपन ने लिख दिया शुक्र जनन नलिका। क्या लिख दी, शुक्र जनन नलिका। ठीक है, इसको थोड़ा नलिका का रूप दे दे अपन, बाद में और कर लेंगे, देखना। चलो, और एक ना अंतराली उत्तक से बनी हुई कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अंतराली उत्तक से बनी हुई कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका इसको कहा जाता है, लेडिंग से। ठीक है, वर्षण मीडिया स्टेनम भाग के अंदर लगभग 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। एक मीडिया स्टेनम में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और एक अंतराली उत्तक से बनी हुई संवाही कोशिका पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आएगा बेटा। अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका के द्वारा ललित एक हार्मोन का स्राव किया जाता है। और कौन सा हार्मोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। याद, यही तो है नर हार्मोन। कौन सा है, नर हार्मोन है ना, जो लड़कों के अंदर लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का मोटा होना, और भी बहुत सारे लक्षण जानते ही हुआ। चलो, एक देखो इसके अंदर ये क्या पाई जा रही है, शुक्र जनन नलिका। तो ये देखो मैं इसे बाहर बना रहा हूं, ये शुक्र जनन नलिका ही पाई जाती है। ठीक है, शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखना, शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो ये कोशिका बना दी चलो मैंने, और एक ये कोशिका थोड़ी मैंने बड़ी बना दी। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को तो कहा जाता है बेटा सर्टोली ना, हाँ सर्टोली भी नर जर्म कोशिका। एक तो क्या है, नर जर्म कोशिका, और एक क्या है, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। याद रखना, ये जो अपने बनाई है ये क्या है, शुक्र जनन नलिका है। क्या है, शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिका का जो बाह्य स्तर होता है ना,
शुक्र जनन नलिका का बाह्य स्तर क्या कहलाता है बेटा जी? ट्यूनिका प्रोपेरिया कहलाता है। ट्यूनिका प्रोपेरिया कहलाता है। क्या? शुक्र जनन नलिका का बाह्य स्तर क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया कहलाता है। ट्यूनिका प्रोपेरिया कहलाता है। ठीक है, चलो ये जो आंतरिक स्तर है शुक्र जनन नलिका का आंतरिक स्तर है वो बेटा जी जेनाइटल एपिथेलियम जनन उपकला कहलाता है। दोनों याद रखना नाम, ठीक है ना। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन 12वीं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि शुक्र जनन नलिका का बाह्य स्तर क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? जनन उपकला कहलाता है। ठीक है, याद रखो। चलो अब देखो कि ये जो शुक्र जनन नलिका है इसके अंदर एक तो नरजरम कोशिका है और एक क्या है? सर्टोली कोशिका। नरजरम कोशिका ना इसके द्वारा तो आपको पता ही है शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा और किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। नरजरम कोशिका द्वारा शुक्र जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। और सर्टोली कोशिका ना, सर्टोली कोशिका वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। जब देखो यहाँ पे है ना, ये मैं एक बना रहा हूं सर्टोली कोशिका, ठीक है, ये सर्टोली कोशिका है और ये नरजरम कोशिका थी। इसने 4 शुक्राणुओं का निर्माण कर दिया। एक नरजरम कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलो यहाँ से शुक्राणुओं का निर्माण हो गया है तो शुक्राणु है ना इसके अंदर इस प्रकार से धसे रहते हैं। शुक्राणु इस कोशिका के अंदर ऐसे एक्रोसोम भाग की ओर से धसे रहते हैं और लगातार पोषण प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो शुक्राणु बने और शुक्राणु ने पोषण कहां से लिया? सर्टोली कोशिका से। याद रखना सर्टोली कोशिका ना इसकी खोज एक वैज्ञानिक है बेटा जी एनरिको सर्टोली। कौन है? एनरिको सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने सर्टोली कोशिका की खोज की है। सर्टोली कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराना है। ठीक है, और देखो अब सबसे पहले देखो अपन वर्षण का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। 2 भागों से बना रहता है, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। और आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में ये त्रिभुजाकार जो संरचनाएं पाई जाती हैं इनको क्या कहते हैं? वर्षण मीडिया स्टेनम कहा जाता है। ठीक है, वर्षण मीडिया स्टेनम भाग के अंदर एक कोशिका पाई जाती है कि कौन से ऊतक से बनी हुई है? अंतराली ऊतक से बनी हुई कोशिका है जिसको क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका का। याद रखना एक चीज यहाँ नोट नहीं की अपन ने, ये जो अंतराली कोशिका ना यही तो थी। अंतराली कोशिका के चारों ओर एक स्तर पाया जाता है, ठीक है ना, एक संवाही स्तर पाया जाता है। संवाही का मतलब आर पार जिसके वायु का आगमन हो सके, ठीक है ना। हाँ, ऐसा एक स्तर पाया जाता है। इस स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, अंतराली कोशिका के चारों ओर के स्तर को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहा जाता है। चलो, अंतराली कोशिका द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और वर्षण मीडिया स्टेनम में एक में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिका का बाह्य स्तर क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? जनन उपकला। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो नरजरम कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। नरजरम कोशिका द्वारा क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण। और सर्टोली कोशिका द्वारा क्या होता है? शुक्राणुओं को बस तो इतना याद रख लेना। उसके बाद ठीक है बेटा, ये थी अपने वर्षण की आंतरिक संरचना। इसके बाद देखो अपन और छोटी छोटी बातें करते हैं। ठीक है, चलो अब मेरे को ये बताओ आप कि एक नरजरम कोशिका है उसके द्वारा मयंक कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? 3 मिलियन। तेरे बाप को एक नरजरम कोशिका द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
कितने का निर्माण होता है? 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। और ये क्या थी? नर जर्म सेल थी। और एक है मादा जर्म सेल, मादा जर्म कोशिका। एक मादा जर्म कोशिका द्वारा कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है? एक अंडाणु का निर्माण होता है। अब 12वीं बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन सीधा सा है, सरल सा है। क्या क्वेश्चन आता है? देखो कि 25 नर जर्म कोशिकाओं और 25 मादा जर्म कोशिकाओं द्वारा कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु का निर्माण होता है? 100 तो शुक्राणु बन जाएंगे और अंडाणु कितने बन जाएंगे? 25 अंडाणु बन जाएंगे। चाहे नंबर कोई भी दे दे, संख्या कोई भी दे दे, अपन कर देंगे। अंडाणु तो उतने बनेंगे जितनी वो मादा जर्म कोशिकाएं हैं, और शुक्राणु उतने बनेंगे जितने 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। चलो अब देखो, और आपको मैं बताऊं, एक क्वेश्चन और आता है कि 100 शुक्राणु और 100 अंडाणु का निर्माण करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है? 12वीं में आएगा। 100 शुक्राणु और 100 अंडाणु का निर्माण करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है? बता मैं तो बेटा, नहीं बताना तू हमेशा ऐसे रहता है क्लास में। अंडाणु 25 शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु तो लिख दिया मैंने, मैं तो ये पूछ रहा हूं कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? 25 अर्धसूत्री। तो किसमें? इसमें ना। हाँ, इसमें तो 25 अर्धसूत्री। ये तो देखो 25 क्या कर लेगा? अर्धसूत्री विभाजन करके 100 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। और 100 अंडाणुओं का निर्माण करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन? 100 अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो एक ये ऐसा भी क्वेश्चन आने की संभावना परीक्षा में रहती है बेटा, याद रखना। चलो अब नर जनन तंत्र हो गया अपना पूरा। मादा जनन तंत्र अपन ने पढ़ लिया था पहले। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रज चक्र की प्रक्रिया। ओके।